तो हम लोग चलिए, तो हम लोग यहाँ देखना है कि पुंकेसर और स्त्रीकेसर को नामांकित चित्र द्वारा परिभाषित करने के लिए यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि पुंकेसर किसको कहते हैं और स्त्री केसर किसको कहते हैं। तो देखिए, पुंकेसर हम लोग उसको कहेंगे, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे वो पुंकेसर कहे जाएंगे। यानी कि जो नर जनन अंग होगा, नर जनन अंग को यानी कि पुष्पी पादपों में जो नर जनन अंग होंगे उसको हम लोग पुंकेसर कहेंगे। और जो आपके मादा जनन अंग होंगे, यानी कि जो पुष्पी पादप है उस पुष्पी पादप में मादा जनन अंग जो होगा, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसको हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। आज चीजें समझ में आई। अब इसके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, पुंकेसर के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं और स्त्रीकेसर के भी पार्ट्स होते हैं। तो पुंकेसर में आपको तीन चीजें देखने के लिए मिलेगा। एक मिलेगा आपका तंतु हो जाएगा, दूसरा आपका परागकोश हो जाएगा और तीसरा आपका शनोजी हो जाएगा। समझे? इस तरीका से ये तीन पार्ट्स हो गए। और स्त्रीकेतर के भी तीन भाग होते हैं। एक जो हो जाएगा आपका वर्तिकाग्र हो जाएगा, दूसरा जो है कि वर्तिका होगा और तीसरा जो है आपका अंडाशय होगा। तो यह तीन तरह से होते हैं, इनके तीन पार्ट्स होते हैं। तो आपने समझा। अगर इसको बाय चित्र समझना हो तो इसके काट के जो भी पुष्पी पादप फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके जो काट्स वगैरह हैं उनका हम लोग नामांकित चित्र बना सकते हैं। तो उस चित्र को हम लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। जो देखिए, ये आपके ये फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए, ठीक है। ये जो है आपका मेल पार्ट्स हो गया, ये आपके फीमेल पार्ट्स हो गए। तो मेल पार्ट्स में क्या क्या हो गया कि जो आपके परागकोश है, परागकोश के अंदर परागन पाया जाता है। अब इसी का एक अलग जो है कि डायग्राम यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि एक्चुअली में परागकोश जो है आपको इस तरीका से दिखाई देते हैं। और ये जो नीचले वाले हिस्से होते हैं इसको हम लोग ना डंठल कह सकते हैं या फिलामेंट या तंतु कह सकते हैं। तो ये एक पुंकेसर का यानी कि पुंकेसर यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ठीक है। और इसी तरीका से यहाँ हम लोग देखेंगे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। इसमें फर्स्ट पार्ट्स को वर्तिकाग्र बोलते हैं, इसको वर्तिका बोला जाता है, और लास्ट वाले जो होते हैं अंडाशय कहे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके मेल पार्ट्स हो गए, ये आपके फीमेल पार्ट्स हो गए। तो अब देखिए इसमें निषेचन कैसे होता है, थोड़ा सा ये चीजें समझ लेना जरूरी है। इनमें निषेचन होगा कि जब किसी पुष्पी पादप का पराग कण यानी कि परागकोश से निकलकर किसी स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर गिरता है, ठीक है। यानी कि इसके परागण जब निकल करके इसके वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद जब रिएक्शन होने के बाद प्रक्रिया के बाद ये क्या होता है कि निषेचन होता है। इस यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से वर्तिकाग्र होते हुए कहाँ पहुंचेगा, ये आपका परागण अंडाशय में पहुंचेगा और अंडाशय में जो जैसे ही जाएगा वो वहां पे निषेचन हो जाएगा। तो पुष्पी पादपों में निषेचन जो है कि इसी तरीका से होता है, ठीक है। यहाँ से तो अब ये अलग अलग पार्ट्स होते हैं इनके, जैसे आपका परागण के अलग अलग विधियां है, जैसे स्वपरागण हो गया या पर परागण हो गया, ठीक है। तो स्वपरागण जो होता है कि ऑटोमेटिक अपने से किसी वायु द्वारा या अन्य विधियों द्वारा जो है कि होता है, ठीक है। और जैसे मान लो कि पर परागण हुआ तो परागण होता है कि जैसे कभी कभी जो है ना कि किसी फूल वगैरह पर पक्षी वगैरह बैठा, बर्ड्स वगैरह बैठे और बैठने के पश्चात यहाँ से वो अपने चिंगूरों में लिए हुए हैं और ये अगर इसके प्लांट्स पर बैठेंगे तो ये इससे भी निषेचन की प्रक्रिया जो है कि पूरी हो जाती है। तो ये उसके टर्मोलॉजी में आया तो हमने सोचा कि चलिए इसको भी एक्सप्लेन कर देते तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इस तरीका से तो जो भी आप चित्र वगैरह देख रहे हैं उसमें आपको ये चीज़ें क्लियर हो ही गया होगा। अब इसी प्रकार से जो आपके अगले सवाल आएंगे उसको हम लोग देखेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। उन्हीं सब प्रश्नों को हम लोग इसमें लेकर के आए हुए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि आपको PDF वगैरह भी मिल ही जाएगा।
तो ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बैठिए सर। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है।